बहुत शुक्रिया ख़वातीन और हज़रात। ये सेशंस मुख्तलिफ़ हवाले से मुख्तलिफ़ शोबे से आए लोगों के दरमियान हो रहे हैं। इसके पहले भी जो सेशंस हुए वो इदारों के हवाले से हुए। एक बात अर्ज़ कर दूँ कि जो ये टॉपिक है रोल ऑफ ब्यूरोक्रेट्स और ब्यूरोक्रेसी इन सर्विस ऑफ लिटरेचर, क्या प्रोमिसेस हैं, क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान हैं। मोहतरमा नीना कुमार हैं जो बहुत सीनियर रेवेन्यू ऑफिसर हैं, इनकम टैक्स सर्विसेज में, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज से आती हैं। आप ये समझें कि 82 बैच 82 बैच की वो ऑफिसर हैं और इनके रिटायरमेंट को भी 6 साल और हैं। कम ही ज़्यादा ही होंगे। तो 82 बैच से आती हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि अब फिर अभी कहेंगे मैंने एज कम कर दी। अब कहते हैं कि मैंने 20 साल या 22 साल की उम्र में रेवेन्यू सर्विसेज क्वालिफाई किया था। तो जाहिर सी बात है, जो ज़्यादा ब्रिलियंट रही हैं, ज़्यादा हम लोग तो फेल होते रहे मैडम बहुत फेल हुए। बहरहाल वो 82 बैच से आती हैं और उसके बाद उन्होंने अमेरिका में अपना MBA भी कंप्लीट किया, अपना MBA इंग्लैंड में जाके। और शायरी से गहरा ताल्लुक़ है क्योंकि उन्होंने फैज़ को बहुत पढ़ा। जहाँ तक मेरे इल्म में है कि उन्होंने फैज़ को बहुत पढ़ा। उनके पसंदीदा शायरों में रहे फैज़ साहब। और मैंने देखा कई दफ़ा हमारी जब मुलाकात होती रही तो एक छोटी सी पॉकेट नुमा डिक्शनरी फैज़ साहब की वो अपने साथ कैरी करती हैं अपने ऑफिस के जाते वक्त आते वक्त। तो कोई भी ऐसा लम्हा वो नहीं छोड़ती हैं जो इससे जो है वो गंवा दें फैज़ साहब। तो वो जाहिर सी बात है। और उनका एक बहुत गहरा रिश्ता है जश्न अदब से भी, क्योंकि जश्न अदब जिस मकाम पर है इस वक्त, शायद ये मुमकिन नहीं होता अगर हम जो है ये कहें कि उन्होंने अपना सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ जिस भी तरह से उन चाहती थी कि जो है वो अगर 2 बजे होना है प्रोग्राम तो वो मॉर्निंग से छुट्टी लेकर के, आज भी शायद वो छुट्टी पर हैं, तो जिस तरह से भी वो और हमेशा वो पता करती रहती थी कहाँ पर क्या चीज़ जो है रखी गई, कैसे किया गया, और सब काफ़ी कुछ इसको बनाने में सजाने में उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है, योगदान है। शकील जाजिब साहब हमारे थे, तो हमारे एक और पुलिस ऑफिसर हैं, पुलिस सर्विसेज से आते हैं, तजिंदर सिंह लूथरा साहब, वो रास्ते में हैं कहीं, और पुलिस की मजबूरियाँ हम समझ सकते हैं कि रफ्ता रफ्ता एक पुलिस वाले को शायर कर दिया महफिल शेर सुखन में भेज कर सरकार ने। सुबह को कैदी फांसी लगाकर, ऐसा कुछ था शेर, फांसी लगाकर मर गया, रात भर गज़लें सुनाई उसको थानेदारों ने। तो पता नहीं कौन से कैदी के दरमियान फंसे हुए हैं। खैर वो थानेदारों के थानेदार हैं तो उतना कहीं मसले हैं उनके, लेकिन वो आ रहे हैं रास्ते में। शकील भाई हमारे ये भी रेवेन्यू सर्विसेज, ऑडिट सर्विसेज से आते हैं पाकिस्तान के। 99 बैच के ऑफिसर हैं। और शायरी आपने भी उनकी सुनी कि वो किस दर्जा दखल रखते हैं शायरी में, और जदीदियत उनका एक लबो लहजा जो है जदीद शायरी का, और एक बहुत एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, तजुर्बात नए नए हासिल करते रहते हैं। तो क्योंकि ये बहुत बेतकल्लुफ़ गुफ्तगू है तो मैं इन दोनों से कुछ सवाल जो हैं, जो प्रोमिसेस और प्रोस्पेक्ट्स को लेकर के हैं, उसी हवाले से कुछ सवाल हैं। शकील भाई आप हमारे मेहमान हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो ब्यूरोक्रेसी है इसमें शायरी जो है किस दर्जा, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स को बहुत सख्त दिल कहा जाता है और शायरी बहुत नर्म ज़बान है, बहुत
सलीके का वो लहजा होना चाहिए आपको शायरी करने के लिए, बहुत नर्म होना चाहिए। तो ये कैसे आप बैलेंस करते हैं और किस तरह से? एक बात ये है कि जो शायर होता है जी, शायर तो पैदाइशी होता है। बात ये है कि आदमी शायर या तो होता है या नहीं होता। प्रोफेशन जो है वो बाद में आता है कि आप किस प्रोफेशन में जाएंगे। अब बदकिस्मती से कुछ शायर जो हैं वो ऐसे प्रोफेशंस में फंस जाते हैं जहाँ सख्त दिल होना पड़ता है, तो उसमें दोनों इम्तिहान में होते हैं। वो प्रोफेशन भी इम्तिहान में होता है और शायर भी इम्तिहान में होता है। मैं पहले अगर प्रोफेशन की बात करूँ, शायरी तो मैंने स्टार्ट की मैट्रिक में, जब मैं मैट्रिक में पढ़ता था, ये उस वक्त से चल रही है। अच्छा, उसके बाद पहले मैंने किया MBBS, डॉक्टर बना, तब भी वो कहने लगे कि यार ये बड़ा मुश्किल काम है और शायरी साथ कैसे चलाओगे। वो छोड़ा तो सिविल सर्विसेज में आ गए। अच्छा, सिविल सर्विसेज में उन्होंने चुन के वो महकमा दे दिया जिसका काम खाते से ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस के, या तो आप जो है वो AG ऑफिस में बैठेंगे या आप फिर बैठ के ऑडिट करेंगे। तो कहने लगे कि इसका भी उससे कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन असल चीज़ ये है कि जो आपके अंदर का इंसान है, शायर जो होता है वो बनाता है कि आपकी तबीयत में वो चीज़ रची हुई। शायर कोई बन नहीं सकता, कोई एकेडमी ऐसी नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है कि आप कहें जी मैं वहाँ 6 महीने की ट्रेनिंग कर लूँ और मैं शायर बन जाऊँ। लेकिन हमारे बाकी जितने भी प्रोफेशंस हैं वो आप ट्रेनिंग से हासिल कर सकते हैं और वो आपको बाकायदा ट्रेन करते हैं। अभी दोपहर में भी बात हो रही थी, पूछ रहे थे कि जी शायरी का और ब्यूरोक्रेसी के लफ्ज़ पे भी मैं थोड़ा सा वो करना चाहूँगा कि ब्यूरोक्रेसी का लफ्ज़ एक बड़ी नेगेटिव कनोटेशन में आता है। इसके लिए जो असल लफ्ज़ था, जो कि अब शायद हम दोबारा आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ जा रहे हैं, वो है सिविल सर्विसेज का। तो सिविल सर्विसेज का बुनियादी मकसद ही ये है कि जो ऐसे ओहदे या ऐसे दफ्तर या ऐसी जगह सरकार की कि जिनके साथ लोगों का, आवाम का डायरेक्ट वास्ता है, वहाँ वो उनको फैसिलिटेट करे, वहाँ उनकी बेहतरी के लिए काम करे। उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी है, उसमें पुलिस सर्विसेज भी हैं, उसमें रेवेन्यू सर्विसेज भी हैं, उसमें अकाउंट सर्विसेज भी हैं, उसमें रेलवेज की भी हैं, पोस्टल की भी। ये तमाम महकमे जो हैं ये सिविल सर्विसेज के ज़ुमरे में आते हैं। अब यहाँ अगर कोई ऐसा आदमी आए कि जिसकी तबीयत अफसरों वाली है, तो वो तो जाहिर है उसको वैसे ही चलाएगा। लेकिन अगर कोई शायर या अदीब या लिखने वाला या जिसका अदब के साथ कोई ताल्लुक है, वो इन महकमों में आता है या वो इन शोबों में आता है, तो उससे इन शोबों के अंदर जो एक ह्यूमन एलिमेंट है, जो एक इंसानी जिसको आप कह सकते हैं टच जो है, वो बहुत बढ़ जाता है, बहुत बेहतर हो जाता है। दानिश शायर जो है या अदीब जो है या लिखने वाला है, वो दानिश का इस्तारा है। तो अफसर जो है वो ताकत या हुकूमत का नुमाइंदा है। अब ताकत या हुकूमत के साथ अगर दानिश होगी तो वो तो आवाम की बेहतरी के लिए उसका कोई ना कोई सूरत निकलेगा। लेकिन अगर वो ताकत या वो हुकूमत बगैर दानिश के होगी तो उसमें फिर बेहतरी की गुंजाइश नहीं निकल सकती। उसमें फिरौन तो पैदा हो सकते हैं, लेकिन उसमें जो है वो मुस्तफ़ा ज़ैदी या हमारे बहुत अच्छा सिविल सर्विसेज में बहुत बड़े बड़े नाम आपको जो सिविल सर्विसेज में थे और बड़े अच्छे शायर। हमारे यहाँ भी परवीन शाकिर का नाम है, मुस्तफ़ा ज़ैदी का नाम, परवीन शाकिर, कई नाम ज़हन में आते हैं। हमारे यहाँ शमसुर रहमान फारूकी साहब हैं, IAS रह चुके हैं, वो कुंवर महेंद्र सिंह बेदी सहर रहे हैं, परवीन शाकिर का घर किशोर नाहिद हैं। नीना मैडम, कैसे ब्यूरोक्रेसी या अफसरशाही शायरी को मुतासिर करती है? रंजीत, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आपके टॉपिक ने मुझे भी कुछ हैरत में डाला था। ब्यूरोक्रेसी इन सर्विस ऑफ लिटरेचर, प्रॉमिसेस एंड सब हैरत ज़दा लोग। ब्यूरोक्रेसी इन सर्विस ऑफ लिटरेचर। सो a person thinks कि ब्यूरोक्रेसी इन सर्विस ऑफ लिटरेचर का क्या मतलब है? ब्यूरोक्रेसी बहुत ही amorphous, बहुत ही loose kind of a term representing a very large body of individuals है।
अब bureaucracy as such in service of literature, so there is no such thing as bureaucracy in service of literature. You can say the Indian government has created certain bodies जो कि in service of literature हैं, जिस तरह से आपका ICCR, NBT, National Book Trust, आपका Ministry of Culture itself, साहित्य अकेडमी, सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्स एंड ट्रेनिंग. मुझे कुछ रिसर्च करनी पड़ी गूगल पे जाके जब आपने मुझे टॉपिक दिया, एंड व्हेन आई रियली ट्राइड टू ब्रेक अप द टॉपिक कि क्या कहना चाहता है. सो बेसिकली सरकार ने अपनी तरफ से बढ़ावा देने की कोशिश की. हमारी जो संसदीय राजभाषा मीटिंगें होती हैं, समितियाँ होती हैं, मीटिंगें, पार्लियामेंट्री मीटिंग मीटिंग्स होती हैं, वो आपको अपनी भाषा बोलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं. तो इस तरह से सरकार का थोड़ा बहुत सहयोग रहा है. सो टू दैट एक्सटेंट आपका टॉपिक ब्यूरोक्रेसी इन सर्विस ऑफ लिटरेचर कहीं ना कहीं इट फाइंड्स रेजोनेंस. नहीं, अब दो सीरियस बात, आई नो व्हाट यू एग्जैक्टली मेंट बाय दिस टॉपिक. जब आपने टॉपिक रखा, आपका मतलब ज़रूर उन पोएट्स, शायरों और दूसरे लिखने वालों ऑथर्स से था जो कि ब्यूरोक्रेट्स हैं. लेकिन यही था ना आपका मकसद जी. तो प्रॉमिसेस एंड प्रॉस्पेक्ट्स. सो अगेन सी, जिस महकमे के से हम आते हैं, और मेरे महकमे के एक और यहाँ बैठे हुए हैं, वो भी जानते हैं कि हमारे महकमे में खामोशी को जुबान समझा जाता है. आप चुप रहिए, संजीदगी आपके चेहरे से झलकनी चाहिए, तभी आप वाइज और विजडम के प्रतीक नजर आते हैं. मैम, इस संजीदगी का इंटरप्रिटेशन जो है, नहीं डॉक्टर साहब जी खुद एक मिसाल है, लेकिन अच्छा जी नहीं, ये तो कॉन्वर्सेशन है. आप बताएं जी, हम तो आपको सुनने को आते हैं. नहीं, मैं ये अर्ज कर रहा था कि जिस बात को आप संजीदगी कह रही हैं उससे लोग डर जाया करते हैं, और मैंने वही कहा कि किस तरह से इम्पैक्ट करती है. और दूसरी चीज़ ये कि जिस तरह की आप बात करें, सरकारी इदारे, साहित्य अकेडमी, हमारे यहाँ बहुत जो गवर्नमेंट इदारे हैं, ऐसा नहीं लगता कि ब्यूरोक्रेसी इन पर भी हावी होती जा रही है? एक मोनोपोली सी है ये. इसको प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत ब्यूरोक्रेटिक हो सकती है, जहाँ रूल्स बहुत इस तरह के डिसिप्लिन बना दिए जाएं, तो क्रिएटिविटी को तो वो कर्व करते ही हैं. और ब्यूरोक्रेसी आपकी क्रिएटिविटी को, इट इज़ अ सैड थिंग, काफ़ी मतलब खेदजनक बात है कि mediocrity is actually rewarded in bureaucracy and creativity is curbed, it's stifled. And if आप इनोवेशन ही ले लीजिए, विच इज़ एक और पहलू है क्रिएटिविटी का. अगर आप कोई नया इनोवेटिव आइडिया लेके भी आए तो बहुत जल्दी उसकी खिल्ली उड़ा दी जाती है, एंड इट इज़ रेलीगेटेड टू द बैकग्राउंड. ये क्या बेवकूफ़ी की का आइडिया लेके आए हो. फिर उसी आइडिया को डिफरेंट तरीके से विंडो ड्रेसिंग करके जिन लोगों के आपने आगे आइडिया पेश किया होता है वो वापस ले आते हैं, और वो कई बार सरकार की पॉलिसी का हिस्सा भी बन जाता है. उसमें एलैबोरेट करना आई थिंक आज का अलाउ नहीं करता, बिकॉज देयर इज सो मच व्हिच इज इसी तरह से आइडियाज जो हैं व्हिच हैव फाउंड देयर वे इनटू गवर्नमेंट इनिशियली स्टार्टेड, इस काफ़ी उसकी खिल्ली उड़ाई गई, और उसके बाद फिर किसी ने उसको थोड़ा बहुत एक डिफरेंट रूप रंग दे के उसको वापस ले आया. ये तो नहीं कह सकते कि जो शायर है वो अहेड ऑफ टाइम है. जी जरूर, तो वो अहेड ऑफ टाइम है, तो वो पहले ले आता होगा वो चीज जो बाद में समझ आने वाला. गालिब साहब को समझे तो बाद में थे. जी बिल्कुल, क्रिएटिविटी को हर तरह से मतलब अहेड ऑफ टाइम होता है. एक मैं इसमें डायमेंशन और थोड़ी सी वो ऐड करना चाहता हूँ कि इंडिविजुअल, जैसे इन्होंने कहा कि इंस्टीट्यूशनल सतह पर तो शायद ब्यूरोक्रेसी का या गवर्नमेंट का कोई ऐसा वो नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी बराह रास्त इन्वॉल्व हो अदब की फ़रोग़ के लिए या शायरी के या, लेकिन इनफरादी सतह पर, इंडिविजुअल लेवल पर जो ब्यूरोक्रेट के जो अफसरान, जो शायर थे, वो जहाँ जहाँ उनकी पोस्टिंग रही, तो वहाँ उनके होने से फ़र्क ये पड़ा कि उन्होंने गाहे बगाहे वहाँ ऐसी महफिलें मुनक़िद करवाई, मुशायरे करवाए, सेमिनार्स करवाए, डायलॉग करवाए कि उससे वो इलाके, इवन मैं बहुत बैकवर्ड इलाकों की भी बात कर रहा हूँ, साउथ पंजाब की बात कर रहा हूँ, मुल्तान या उससे आगे के इलाकों की बात कर रहा हूँ, कि जहाँ उन लोगों ने सर्व किया
और अपनी सर्विस के दौरान उन्होंने एक पूरी फ़ज़ा बनाई उस इलाके में और एक पूरी नस्ल की तरबियत की अदब के हवाले से। एक हर माहाना बुनियादों पर, सालाना बुनियादों पर बड़े मुशायरे वो करवाते थे, इसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं। मुस्तफ़ा ज़ैदी साहब थे, मुर्तज़ा बेग बरलास थे, जावेद कुरैशी साहब थे, मतलब यानी कि तमाम वो ब्यूरोक्रेट जिन्हें शायरी से कुछ शगफ था या वो खुद शायर थे। तो जहाँ जहाँ जिन इलाकों में वो लोग रहे, आज भी जब हम उन इलाकों में जाते हैं और कोई मुशायरा होता है तो हमें एक पूरी ऐसी नस्ल मिलती है जिसकी तरबियत एक तरह से हुई होती है। तो ये इंडिविजुअल लेवल पर एक ब्यूरोक्रेट अगर ये चाहे, वो अपने दफ्तर की सतह पर, अगर वो ज़िले में है वो अपने ज़िले की सतह पर, अगर वो उससे बड़े लेवल पर है, फेडरल गवर्नमेंट के लेवल पर है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लेवल पर है, तो वो वहाँ कम से कम आसानियाँ ज़रूर पैदा कर सकता है उन लोगों के लिए जो अदब के वास्ते काम कर रहे हैं, अगर वो खुद नहीं करना चाहता। और अगर वो खुद करना चाहेगा उसमें तो फिर सरकार बराह रास्त इन्वॉल्व हो जाती है और उससे वो एक जो सिलसिला है वो चलता रहता है। एक सवाल और, जो आप लोग शेयर करते हैं मिसरे, इतने बेहतरीन मिसरे लिख देते हैं कहीं, क्या ये नहीं है कि इतने तजुर्बात से गुजरते हैं, कई मरहले आते हैं सफ़र में, और इतने ये तजुर्बे इसमें कितने हेल्पफुल होते हैं? बिल्कुल रंजीत, देखिए ऐसा है कि ब्यूरोक्रेसी में जो लोग आते हैं, एक तो हम लोग तो एक खासा उसका इम्तिहान होता है जिसके थ्रू आते हैं, काफ़ी लंबा इम्तिहान होता है। और ऑल्दो यू नो ये लोग आपको खामोश रहने की काफ़ी नसीहत दी जाती है, मगर पीपल हु कम इन ब्यूरोक्रेसी, आई वुड से दे आर मेन एंड वुमेन ऑफ लेटर्स, they are men and women of letters and जो आर्ट्स बैकग्राउंड वगैरह से आते हैं वो वाकई ड्राफ्टिंग अच्छी कर सकते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं, फोकस करके टॉपिक के ऊपर उसके बारे में अच्छे ढंग से उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। इस वजह से वो एक्चुअली सिविल सर्विसेज में आ पाते हैं। आ पाने के बाद कुछ लोग अपना क्योंकि उनके जो शायराना अंदाज के लोग हर अंदाज के लोग आते हैं सिविल सर्विसेज में, और बहुत लोग लैंग्वेजेस के थ्रू आते हैं। तो जैसे हमारे इनकम टैक्स में ही हैं, आई एम श्योर फरहत एहसास साहब के वो काफ़ी फैन भी हैं, सैयद अशरफ साहब, उन्हें साहित्य अकादमी दिया गया। हाँ, उन्हें साहित्य अकादमी दिया गया, आपकी काफ़ी बात भी करते हैं। और आपके गोविंद मिश्र साहब हैं, उनको सरस्वती सम्मान दिया गया। उनको सरस्वती सम्मान, साहित्य अकादमी भी उनको मिला हुआ है। उन लोगों को बड़ी तनकीद का भी सामना करना पड़ता है ना, जो क्योंकि ब्यूरोक्रेसी का जो एक अपना सर्कल है उसमें कहीं खुदा न खास्ता उनसे कोई किसी से कोई गलती या कोई खामी हो जाती है, ये तो शायर है इससे क्या पता। और दूसरी उनके साथ की कमजोरी ये होती है कि जो शायर बिरादरी है वो उन्हें अफसर मानती है। मुर्तज़ा बरलास साहब का एक शेर मुझे याद आ रहा है कि दोस्तों के हलके में हम वो कज मुकद्दर हैं, अफसरों में शायर हैं, शायरों में अफसर हैं। कैसे मदद कर सकते हैं अफसरशाही, ब्यूरोक्रेसी कैसे मदद कर सकती है लिटरेचर? देखिए एज सच तो कोई ऐसी तरकीब नहीं है, और ब्यूरोक्रेसी अभी भी इतनी इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से मदद करेगी इसकी कोई। अब यहाँ शुभ्रा सदर साहिबा बैठी हैं मैडम, ये खुद ब्यूरोक्रेट हैं और ये पिनाक पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड कल्चर लैंग्वेजेस की डायरेक्टर हैं, नाउ शी इज गोना बी डायरेक्टर जनरल आई गेस। तो अब देखिए इन्होंने उसको नए नए तरीके से, मैं इस सेशन को 1 मिनट के लिए बस बीच में थोड़ा सा गैप इसलिए देना चाहूँगा कि हमारे तीसरे पैनलिस्ट जो इसके हैं जनाब तेजिंदर सिंह लूथरा साहब, वो यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं, तो वो तशरीफ़ लाएं और ये आपके लिए। जी बिल्कुल, जिस तरह से नोएडा से चले थे मुझे तो लगता था कि कहीं गुड़गांव ना पहुँच जाए, लेकिन माशाल्लाह आ गए। तेजिंदर सिंह लूथरा साहब, मैं बीच में कट कर दिया क्योंकि थोड़ी देरी से मैंने कहा कि बहुत मजबूरियां होती हैं हिंदुस्तान में ब्यूरोक्रेसी की जो है, क्योंकि जिस महकमे से आते हैं, इंडियन पुलिस सर्विस से ताल्लुक़ है इनका, वहाँ बहुत सी चीज़ें बहुत
अचानक ये बैग आके गिरते हैं आपके ऊपर और आपको कहीं फंस जाना पड़ता है। तो तेजिंदर सिंह लूथरा साहब 90 बैच के IPS ऑफिसर हैं, पुलिस सर्विस से आते हैं। हिंदी में बहुत तजुर्बात इन्होंने हासिल किए हैं, हिंदी में लिखते हैं और छोटी छोटी कविताएं लिखते हैं जिसको हम जी क्षणिकाएँ जी हिंदी क्षणिकाएँ लिखते हैं और तजुर्बात और ऐसे ऐसे मौजू उठा के लाते हैं, मैं और मेरा दुख, और वो बातें करता रहता है इनसे। और इस कई बार आता है जी, कई बार आता है जी 3-4 बार तो मैंने भी देखा। तो ये चीज़ें हैं। और जिस तरह से इनकी एक किताब 80 घाट का बांसुरी वाला जो अभी मंजर-ए-आम पर आई, शायद उसका दूसरा एडिशन भी आने वाला है, तो हम आपका इस्तकबाल करते हैं। और गुफ्तगू ये हो रही थी सर कि ब्यूरोक्रेसी कैसे लिटरेचर को हेल्प कर सकती है, और क्योंकि अब दरमियान में आए तो इस सवाल का जवाब जो है आपको मुकम्मल करना है। ये हेलो, मैं सबसे पहले माफ़ी चाहता हूँ देर से आने के लिए। कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी। यू कैन बेवफन। वैसे तो देखिए, जो बुनियादी सवाल आपने उठाया कि ब्यूरोक्रेसी कैसे हेल्प कर सकती है, या ब्यूरोक्रेसी में जो लोग हैं वो पोइट्री करते हैं या साहित्य और अदब में दखल रखते हैं, जुड़े हुए हैं उससे कई तरीक़ों से। पहली बात तो मैं ये मानता हूँ, ये मेरा पर्सनल व्यू है कि जो कोई भी आदमी साहित्य से, अदब से, लिटरेचर से, पोइट्री से किसी भी तरीके से जुड़ा हुआ है, उसको हमको किसी खांचे में नहीं डालना चाहिए कि ये ब्यूरोक्रेट है, इसको इस नज़रिए से देखना है। वो लेखक है, वो कवि है, वो अदीब है, और उसकी पहचान उसकी रचना होती है। उसका टाइटल नहीं हो सकता, उसकी जॉब नहीं हो सकती, वो कुछ भी हो सकता है। रोजी रोटी कमाने के कई जरिए लोगों के होते हैं। हमारे जो हिंदी के बहुत बड़े कवि हैं, कुंवर नारायण साहब, जिनको ज्ञानपीठ में मिला, और जिनकी ऐसी ऐसी आसान सी कविताएं हैं कि इतनी आसान कविता से वो इतनी बड़ी बात कह जाती है। वो बिजनेस करते थे, लखनऊ में उनकी फैमिली का बहुत बड़ा बिजनेस था। उनके ऊपर कई लोग मजाक करते थे, तंज करते थे कि भाई आप उनकी गाड़ियों की, ये जो फीएट कार की शायद एजेंसी थी, तो उनको कहते थे भाई आप वहाँ से जब फ्री हो जाएं फिर कविता लिखते हैं, या तो लोग मजाक करते हैं। तो इतने आसान कैसे नजर आते हैं आप, इतनी मुश्किल उससे आते हुए? तो मैं इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ ना कि हम लोगों को जो लिखने वाले लोग हैं उनको बस उनकी पहचान जो है उनकी रचना होनी चाहिए, उनकी कविता होनी चाहिए। और हाँ, जहाँ तक बात ये आती है कि चूँकि हम लोग किसी एक ख़ास प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हम साहित्य के लिए कुछ कर सकते हैं। हाँ, ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और ब्यूरोक्रेसी जो है वो पॉलिसी मेकिंग और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही उसका काम है। और पॉलिसी मेकिंग एक ऐसा डोमेन है जिसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है किसी भी फील्ड के लिए कुछ करने का, क्योंकि जैसी पॉलिसी बनेगी वैसी ही इम्प्लीमेंट होगी। ये बात अलग है कि पॉलिसी खराब बनती है इसलिए इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है, और ज़्यादातर लोग वो पॉलिसी बनाते हैं जिनको नीचे प्रैक्टिसेस के बारे में कम पता होता है, खराब पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो जाती है। तो डेफिनेटली जो ब्यूरोक्रेसी में लोग हैं वो डेफिनेटली लिटरेचर की, आर्ट की, कल्चर की बहुत मदद कर सकते हैं, क्योंकि पॉलिसी बनाना उनके हाथ में है। पॉलिसी में जैसे एक छोटी सी बात ये शामिल है कि कितना फंड किस डोमेन में जाना चाहिए, बहुत छोटी सी बात है। उसको अगर आपने अच्छी सोच के साथ डिसाइड कर दिया तो वो भी अपने आप में लिटरेचर की, साहित्य की बहुत बड़ी सेवा हो सकती है। क्योंकि लिटरेचर में पैसा है कहाँ, लोग लिखते हैं, उनको 2 कविताएं आप लिखते हैं, 500 रुपये मैगजीन से आ जाता है। हमें फ़र्क शायद कम पड़ता होगा, लेकिन जो मैगजीन देती है 500 या 700 रुपये, उसको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, ख़ास तौर से जो अच्छी मैगजीन्स हैं जो लिटरेचर के लिए काम कर रही हैं। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि एक तो हम इस बात का ध्यान रखें कि हम किसी की पहचान जो है उसके साहित्य से ही करें, उसकी रचना से करें, लेकिन साथ साथ जो हम लोग सरकार में बैठे हैं, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम पॉलिसी मेकिंग में अगर हमारा कोई दखल है
तो हम ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं या पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन में हमारा कोई दखल है जिससे लिटरेचर के लिए हम काम कर सकते हैं। जैसे ये नहीं आप कहिएगा तेजेंद्र कि जिस तरह की आपकी नौकरी है या फिर आपकी है और आप काफ़ी दूर दूर पोस्टिंग रहती है, जिस तरह के तजुर्बात होते हैं उसकी वजह से कई बार उन तजुर्बातों की वजह से आप कुछ बहुत अच्छी चीज़ कह पाते हैं, और जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं नौकरी के, और जो डाउन्स कई बार, और जो ज़ब्त आपको सिखाया जाता है और अपना वेंट ढूंढता है, उसकी वजह से कई बार पोइट्री और भी निखर कर आ सकती है। जैसे आपके उपमन्यु चैटर्जी है, उन्होंने नावल लिखा इंग्लिश ऑगस्ट, और इट वाज अ सटायर ऑन ब्यूरोक्रेसी। कई बार आप जिस जगह रहते हैं कई बार घर से दूर होते हैं। बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से। हम लोगों की जॉब्स में जो ब्यूरोक्रेसी की जॉब है इंडिया में ख़ास तौर से, वो अप्स एंड डाउन्स बहुत सारे होते हैं। कभी आप 3 साल के लिए इतनी मारो मार वाली जॉब में होते हैं कि आपको फुर्सत नहीं होती है, लेकिन वो 3 साल पूरे होते ही आप एक इसको कहते हैं कि ऐसी पोस्टिंग में आ जाते हैं कि जिसमें आपके पास करने के लिए 4 फाइल्स भी नहीं होती हैं। तो अब ये अगर कोई साहित्य से जुड़ा हुआ आदमी है तो अपने उस टाइम को यूटिलाइज करता है पढ़ने में, पढ़ाने में, लिखने में, तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है। मुझे नहीं लगता कि बाकी मान लीजिए कोई डॉक्टर है या कोई प्रोफेशनल है या कोई मल्टीनेशनल में जॉब कर रहा है, उसके साथ इतने अप डाउन्स नहीं आते होंगे कि वो अगले 2 साल या 3 साल के लिए बिल्कुल ऐसी पोस्टिंग में हो कि जहां उसको दिन में सिर्फ 4 फाइलें देखी। और ये होता है, ये सबके साथ होता है। किसी के साथ थोड़ा सा कम होता है, किसी के साथ थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन होता है। तो अब ये हमारे ऊपर है कि हम उसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें, उसको एक चैलेंज के रूप में देखें, और पढ़ने, पढ़ाने में, लिखने में उसका इस्तेमाल करें। और अक्सर ये हुआ है, मेरे साथ भी यही हुआ है कि जब मैं इस तरह की पोस्टिंग्स में था तो ज़्यादा इस तरह के माहौल में, इस तरह के जो आयोजन होते थे उसमें चला जाता था, ज़्यादा इस तरह के लोगों के साथ उठना बैठना होता था, बहुत सारे आइडियाज़ आते थे, बहुत सारी चीज़ें मुझे स्टिमुलेट करती थी, तो ज़्यादा किताबों को पढ़ना होता था। तो उससे जो है फिर आपका जो आपकी पोइट्री है, आपकी जो क्रिएटिविटी है, वो और निखरने लगती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ब्यूरोक्रेसी में, गवर्नमेंट में, जो कि मुझे लगता है बाकी प्रोफेशंस में बहुत कम है। मैं ये मानती हूँ कि आप जितना ज़्यादा पोइट्स की संगत में रहते हैं, शायरों की संगत में रहते हैं, आप उतनी ज़्यादा शायरी करते हैं, क्योंकि और निखार आता है उससे। एक चीज़ मैडम कि ब्यूरोक्रेसी में रहते हुए कुछ खुल के लिख पाना, कुछ खुल के कह पाने की बंदिश भी तो रहती है। जी, मैं वहीं आ रहा था। क्या इतनी आज़ादी है? मैं पहले एक शकील भाई आपसे, क्योंकि आप पाकिस्तान से हैं, जैसा इन्होंने कहा कि जहन में ख्याल आया कि हिंदुस्तान में ऐसा है कि ब्यूरोक्रेसी में जो है कभी तो आप बहुत बर्डन होते हैं और कभी बिल्कुल एकदम फ्री होते हैं देखने के लिए। पाकिस्तान में कैसा है? पाकिस्तान में भी जी रंजीत भाई इसी तरह तकरीबन, मसलन मैं पिछले 4 साल से मैं जिस जॉब पे हूँ, मुझे 2 किताबें मुकम्मल हुई पड़ी हैं, लेकिन मुझे यकीन करें कि इतना वक्त नहीं मिल पा रहा कि मैं उनका मुसद्दा तैयार करूँ। अच्छा, उससे पहले जो मेरी पोस्टिंग थी तो उसमें मेरे पास बहुत टाइम था, उसमें मैंने तराजुम भी किए, उसमें मैंने कुछ और चीज़ें भी की। तो ये बिल्कुल साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि इसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं जॉब के हवाले से भी, क्योंकि जो जॉब ज़्यादा डिमांडिंग होगी उसमें आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, और वो फिर वहाँ पर आपको सरकारी दफ्तर की टाइमिंग वाला हिसाब नहीं रखना पड़ता, क्योंकि उसमें फिर आपके पास असाइनमेंट्स होती हैं कि आपने ये असाइनमेंट कंप्लीट करनी है, चाहे रात 10 बज जाए, 12 बज जाए, 1 बज जाए। उसमें ये नहीं है कि आप 3 बजे उठे और 4 बजे उठे और घर चले गए, उसमें ये नहीं होता। लेकिन जहाँ कोई काम ज़्यादा नहीं है वहाँ पर फिर आपके पास टाइम होता है, आप बेशक 2 दिन भी दफ्तर नहीं जाते, कोई पूछने वाला नहीं होता। तो वो इस तरह। दूसरी जो बात उन्होंने की कि आप जब सेंसिटिव पोजीशन में बैठे होते हैं तो फिर उतना खुल के लिखना वो बाज़ औक़ात आपके इख्तियार में नहीं होता, लेकिन उसमें ये होता है कि आप लिखते रहते हैं। लिखना चूँकि आप जो भी नज़्म होती है या गज़ल होती है या शेर, वो अपने आप को लिखवा देते हैं, आप लिखते नहीं हैं। जो दिल पर गुजरती है, आप चाहे रोकना भी चाहें, आप उसे रोक नहीं सकेंगे। वो किसी न किसी अंदाज में, किसी न किसी शेड में वो अपना आप कहलवा लेगा आपसे। आप भले उसको ना छपवाएं या उसको बाद में छपवा दें, लेकिन वो चीज़
या वो हो सकता है कि जो आपने एक्सपीरियंस किया है उसके कोई 2 साल 5 साल अंदर ही अंदर वो चीज़ पलती रहती है, वो बढ़ती रहती है और वो कहीं बाद में किसी मौके पर आकर अपने आप को वो किसी बेहतर फॉर्म में वो जाहिर होती है और वो निकलवाती है। लेकिन हमारे यहाँ बहुत से ऐसे लोग रहे हैं कि जिन्होंने सर्विस में रहते हुए भी बड़ा ओपनली लिखा है, खुल के लिखा है। जिन लोगों के मैंने नाम लिए वो डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में थे, लेकिन जो गलत पॉलिसीज़ थी, गलत चीज़ें थी या जिनमें कोई इस्तेहसाल था, एक्सप्लॉयटेशन थी, उस पर उसके ख़िलाफ़ उन्होंने लिखा। हमारे यहाँ तो चूँकि थोड़ा पॉलिटिकली भी अप्स एंड डाउन बहुत ज़्यादा रहे, लेकिन उसके बावजूद इस सारी सिचुएशन में सबसे ज़्यादा जो सफ़र होता है वो बंदा होता है जो शायर भी है और ब्यूरोक्रेट भी है, क्योंकि वो शायर बुनियादी तौर पर हसास आदमी है। बिल्कुल। अब उसको उस उम्र का वो पुरजा भी है जहाँ वो अपनी मर्जी के खिलाफ वो काम भी कर रहा है। जी, एक मेरा शेर था कि बस जीतना पड़ा गमे दौरां का खेल भी, हालांकि इसमें दिल से मैं शामिल नहीं रहा। समटाइम और ये कैफियत शायर के लिए ज़्यादा अज़ियतनाक है और तकलीफ देह है, लेकिन इसी में से बेहतर अदब भी निकलता है। जितनी ज़्यादा अज़ियत होगी, जितनी ज़्यादा तकलीफ होगी, वो उसी शिद्दत के साथ और उसी बेहतरी के साथ वो एक अच्छी तख्लीकी शक्ल में सामने आएगी। मुझको शायर ना कहो मीर कि साहिब हमने दर्द व गम कितने किए जमा तो दीवान की। एक मैं जो साहब ने सवाल पूछा है उसी को एलाबरेट करता हूँ। आप तीनों से सवाल है, क्या ये पाबंदी जो ये पाबंदियां हैं ब्यूरोक्रेट होते हुए, जैसे आप पॉलिसीज इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं अगर आप हैं तो ज़ाहिर सी बात है, लेकिन कभी कभी क्या गवर्नमेंट की तरफ से हुकूमत से पाबंदियां हाई नहीं होती हैं, इसमें सामने नहीं आती हैं कि जो है आप बहुत अपनी आवाज़ जो कहना चाहते हैं, दिल में कुछ और उमड़ रहा है लेकिन किसी वजह से बाहर नहीं कह सकते हैं। बिल्कुल रंजीत, बहुत ज़्यादा होता है इनफैक्ट, और बहुत सारी चीज़ें आप नहीं कह पाते, और आपकी जिस तरह की पब्लिक प्रोफाइल होती है, आपकी पब्लिक इमेज होती है, आप बहुत सारी चीज़ें जो कहना चाहते हैं आप नहीं कह पाते, और आपको बहुत कंट्रोल रहना पड़ता है और बिल्कुल ज़ब्त के दायरे में ही आपको अपनी बात कहनी पड़ती है। लेकिन बात ये होती है कि अगर आपको कुछ कहना है और सांस लेने की तरह है ना, सांस लेने की तरह अगर आप नहीं लीजिएगा तो फिर आप घुट जाइएगा और आप कहीं ना कहीं आपको सांस लेनी पड़ेगी। इसलिए आप लिखिएगा, चाहे आप उसको सबके सामने ना भी लाइए कुछ अपनी लिखाई को, पर आप उसको कई तरह की तहरीर है, आप नहीं उसको सामने ला पाते, पर आप लिखते ज़रूर रहते हैं। ऐसा नहीं आप करते कि आप उसको क्रिएटिविटी को एक्सप्रेशन नहीं देंगे। क्या कोई हर्फ को ढूंढता फिरता है ख्याल, तो हर्फ तो मिलते ही। ऐसा आपको ये शेर था कि खामोशी पर हैं लोग ज़ेरे अताब और हमने तो बात भी की है। तो यही सवाल आपसे भी है, क्या वहाँ पर भी इतनी आज़ादी है? अब सूरत हाल बहुत बदल गई है। देखिए, अगर हम आज से 20-30 साल 40 साल पहले की बात करें तो तब शायद ये तगने ये पाबंदियाँ ज़्यादा थीं और तब ये मामला ज़्यादा गंभीर थे। अब हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में भी इजहार पर कोई बहुत ज़्यादा पाबंदी नहीं है। इवन सिविल सर्विसेज में भी अगर आप हैं तो लोग लिख रहे हैं, ओपनली लिख रहे हैं, क्योंकि मैं तो सिर्फ शायरी की बात नहीं कर रहा। हमारे बहुत से अदीब हैं, अफसाना निगार हैं, राइटर हैं जो अखबारात में कॉलम लिखते हैं, सिविल सर्विसेज से उनका ताल्लुक है और वो बड़े ओपनली गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पर क्रिटिसाइज़ करते हैं और गवर्नमेंट कभी उनको उनके कॉलम की वजह से या उनकी किसी तहरीर की वजह से उनको ट्रांसफ़र नहीं करती। क्योंकि अब ये पिछले 10-15 सालों में मीडिया का जितना किरदार हुआ है तो उसकी वजह से गवर्नमेंट खुद थोड़ा सा फिर डिफेंसिव पे आ जाती है, क्योंकि अगर वो किसी एक ऐसे आदमी के खिलाफ एक्शन लेती है तो वो सिंगल आउट हो जाता है और गवर्नमेंट भी सिंगल आउट हो जाती है और फिर पूरा मीडिया और वो पूरे लोग जो हैं वो लोगों में अवेयरनेस बढ़ी है पिछले 20-30 सालों में। तो इस वजह से हाँ, अब बहुत ज़्यादा पर्सनल होकर ज़ाहिर है वो नहीं लिखा जा सकता और वो लिखना भी नहीं चाहिए, लेकिन जहाँ तक पॉलिसी इशूज़ का ताल्लुक है, आज की जो सिचुएशन है पाकिस्तान में वो आज से 30 साल पहले की सिचुएशन से बहुत बेहतर है। फिर मुझे लगता है काफ़ी मेटाफोरिकल होती है लिखाई जो ब्यूरोक्रेट्स की होती है, काफ़ी छायावाद का इस्तेमाल होता है। जयशंकर छायावाद जी। मैंने
ये जो आप कह रहे हैं कि मन करता है लिखने को और लिख नहीं पाते हैं, तो इसी से कुछ मिलती जुलती एक बहुत छोटी सी कविता मैंने लिखी थी। तो वो थी, उसका शीर्षक था पुर्जा। पुर्जा। मैं रुकना चाहता हूँ, ठहर कर सोचना भी चाहता हूँ। मैं रुकना चाहता हूँ, ठहर कर सोचना भी चाहता हूँ, और मन करे तो जी भर रोना भी चाहता हूँ। और मन करे तो जी भर रोना भी चाहता हूँ। मैं पुर्जा हूँ पर मशीन होना नहीं चाहता। मैं पुर्जा हूँ पर मशीन। तो ये जो नीना जी ने भी बताया कि ये दिक्कतें तो होती हैं कि आदमी के अंदर वो भावनाएं तो उमड़ती घुमड़ती हैं। अब उसको निकालने के कई तरीके हो सकते हैं, कई रूप हो सकते हैं। अगर हम फलसफे का सहारा लेकर अपनी बात को कहें, फिलोसॉफिकल लेवल पे जाकर अपनी बात को कहें, तो शायद वो लगता है कि जैसे हम ढके छुपे ढंग से कह रहे हैं। और अगर हम बहुत टॉपिकल, बहुत किसी रेलेवेंट इशू को लेकर या इंडिविजुअल को लेकर बात कहें, तो फिर उसमें दिक्कतें आने की ज़्यादा संभावना होती है। क्योंकि जब आप कोई टॉपिकल या कोई इंडिविजुअल को लेकर बात करते हैं और उसमें अपनी असहमति जाहिर करते हैं, तो फिर आप तो अपनी बात कहेंगे, लेकिन आप उनका रिएक्शन, उनका रद्द-ए-अमल, उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी, ये देखने की बात होगी। तो ये बिल्कुल एक बात है कि हम लोगों को बहुत सोच समझकर और एक ऐसे तरीके से अपनी बात को कहना पड़ता है कि हमारे मन की भड़ास भी निकल जाए और शायद दूसरे को बुरा भी ना लगे। देखिए, आप लोगों में से अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है, 2-3-4 लोग, तो जो देर से आते हैं वो पूछ सकते हैं। जी, मैं रमा पाए, वो जल्दी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो पूछना है वो पूछना है, जल्दी या देर में। अभी दोनों से वाकिफ हूँ, नीना जी से भी और तेजन जी से, उनकी लिखाई से भी। आपसे वाकिफ नहीं, लेकिन वाइफ मैं भी एक ब्यूरोक्रेट की हूँ और लिखती मैं भी हूँ। उस सिलसिले में मैं एक बात जरूर से कह सकती हूँ कि अगर पहले गलती से शायर आप हो गए और बाद में आप ब्यूरोक्रेट हैं, तो इमेज पे डेफिनेटली असर पड़ता है। और अगर यहाँ कोई राजस्थान से होगा तो उन्हें पता होगा कि कलेक्टर जयपुर तारा प्रकाश जोशी हिंदी का बहुत बड़े कवि थे, और जब वो कर्फ्यू लगता था किसी वजह से जयपुर में, तो तारा जी को 4 दिन की छुट्टी दे दी जाती थी। तो हर मारवाड़ी ये कहता था कि इनका दिल इतना पिलपिला है, कोई शक्ति को कदम को नहीं ले सके। तो वो जो शक्ति का कदम नहीं ले पाते हैं और कहते हैं कि हम बचा के चलते हैं और छुपा के लिखते हैं, तो शायर तो आधा वही मर जाता है। जब बचा के लिखते हो, जब छुपा के लिखते हो, जब मन की नहीं कह पाते, तो फिर शायर ही क्या। और दूसरा इनको फायदा है, वो मैं जरूर कहना चाहती हूँ, भैया कुर्सी का बड़ा फायदा है। कुर्सी में आप लिख लीजिए किताबें, फिर आपके नीचे वालों की ये जिम्मेदारी है डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी, जाएगी कहाँ, प्रिंटर कहाँ आएगा। तो इस लिहाज से ब्यूरोक्रेट होने के बाद शायर होना ज्यादा मुफीद है। सब पर लागू नहीं होता। रमा जी के जो किताबें बंटवाना, वो आईएएस ऑफिसर थे, तो वो तो लेखक थे नहीं, उन्होंने तो फायदा उठाया नहीं। मैंने तो कोई किताब बंटवाई नहीं। मैंने कुछ नहीं कहा रमा जी। वो मेंबर कस्टम बोर्ड थे। मैंने एक बार, अब आपने कहा था एक लाइन में ये जोक सुना दी, तो हम एयरपोर्ट से बाहर निकली तो एक आदमी इतनी सारी कविता की किताबें लेकर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बाहर निकल रहा है। वो भाई ये कहीं पकड़ी गई आज पहली बार, कहाँ से आई? बोले नहीं, द्विवेदी साहब ने कहा है बाहर ठेकेदार खड़े हैं, हर एक को 150 किताबें लेनी है। देखिए, ये ब्यूरोक्रेसी के फायदे हैं। इसके उलट सोसाइटी जो समाज में हम रह रहे हैं उसमें हर मैं इसके उलट एक वाकया सुनाता हूँ। महबूब खिजा साहब उन दिनों एजी सिंध थे खुद, तो सलीम अहमद साहब के पास वो बैठा करते थे। अब सलीम अहमद साहब को भी नहीं पता था कि ये एजी सिंध है, और ना कभी उन्होंने बताया। और महबूब खिजा साहब की ये आदत थी कि वो जिस शहर में होते थे वो कहते थे किसी को मेरा पता ना चले कि मैं यहाँ पर हूँ, और वो किसी मुशायरे में भी नहीं जाते थे। तो एक दिन सलीम साहब उनको कहने लगे कि भाई ये मेरा एक दोस्त है, तो इसका एक काम है एजी ऑफिस में, तो कुछ जानने वाला है जरा तुम बताओ। तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसा, हाँ एक है तो सही जानने वाला, उसे कहिएगा कि ये चला जाए, तो वहाँ पर फला साहब होते हैं, अपना जो असल नाम था वो।
कि उनको मिल लें। अब वो बंदा जब अगले दिन गया तो उन्होंने कहा भाई वो तो एजी सिंध है। अब वो गया तो आगे ये महबूब साहब खुद बैठो, सलीम साहब भी मेरे ख्याल साथ ही थे, तो उन्होंने कहा कि भाई तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम खुद ही हो? मैंने कहा जी मैंने तो आज तक आपको नहीं बताया, इसीलिए क्योंकि मैं इससे कोई इसको मैं बिल्कुल एक अलग रखता हूँ, और आपके साथ मेरा ताल्लुक एक शायर का है, तो मैं बस शायर के हवाले से आपसे मिलता हूँ। मैं इसमें एक छोटा सा जोड़ दूं। जब 3 साल हो गए मेरी कविता का जो पहला संकलन है, अभी तक एक ही आया है, 80 घाट का बांसुरी वाला, तो मेरे मन में बड़ा था कि इसका जो लोकार्पण है राजकमल ने प्रकाशित किया, तो IIC में कोई अच्छा सा फंक्शन करके किया जाए। तो मेरे एक दोस्त हैं जो दोस्त भी हैं और हमदर्द भी हैं और अच्छे सलाह देने वाले भी हैं, उन्होंने मुझको कहा कि भैया बिल्कुल मत करना IIC में। मैंने कहा क्यों? बोला कि एकदम से आपके ऊपर पहला आरोप आएगा। इनका क्या, इन्होंने तो एक फ़ोन उठाना है और IIC में पूरा फंक्शन हो जाना है। तो मैंने कहा फिर क्या करूं? बोला राजकमल के स्टॉल पे जो विश्व पुस्तक मेला लगता है, वहाँ पे 10 लेखकों के लोकार्पण होंगे। एक दिन में शायद 50 पुस्तकों का लोकार्पण हो जाता है वहाँ पे, राजकमल जो छापते हैं। वहीं पे तुम्हारे को भी 15 मिनट दे देंगे, डॉक्टर नामवर सिंह बैठे ही हैं, वो आते जाओगे वो करते जाएंगे। तो हमने वो करवाया। हमने फोन उठा के IIC में फंक्शन नहीं करवाया। तो